हाय एवरीवन, मैं हूं नागेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं ग्रेजुएशन पार्ट 1 के लिए नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन वर्ड को देख करके आप घबराइए नहीं, एंग्लो आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर नहीं याद है तो मैं बता दूं, आप पढ़े थे एंगल्स, तो आपको एंगल्स को ही एंग्लो कहा गया है, एंग्लो सैक्सन्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था एंग्लो सैक्सन्स पीरियड, ठीक है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। तो एंग्लो मीन्स एंगल्स, और जहां तक नॉर्मन्स की बात है तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में अभी आज पढ़ने ही वाले हैं। तो देखिए, ये पूरी एंग्लो नॉर्मन पीरियड क्या होता है, नॉर्मन पीरियड क्या होता है हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पूरे एंग्लो नॉर्मन पीरियड को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। चलिए इसको समझते हैं। एक पार्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक और इवेंट्स मीन्स घटना। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड के अंदर क्या क्या हुआ, कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं घटी, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये नीचे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकली, ये क्या होता है। देखिए, क्रोनोज, क्रोनोज का मतलब होता है टाइम, लोगोज का मतलब होता है। तो अगर किसी भी चीज का हम समय के आधार पर अध्ययन करते हैं तो वही कहलाता है क्रोनोलॉजिकल स्टडी। जैसे मैं समझाता हूं, अगर मान लो हम कहते हैं कि 2001 में ये घटना घटी, 2002 में ये घटना घटी एंड 2003 में ये घटना घटी, तो हमने क्या किया, समय के क्रम के आधार पर घटनाओं का वर्णन किया। जी हाँ, इसी को तो हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल स्टडी हमने किया। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। तो अभी हम जो अध्ययन करने वाले हैं, टाइम के हिसाब से अध्ययन करने वाले हैं कि पहले कौन सी घटना घटी, फिर उसके बाद कौन सी घटना घटी, कैसे कैसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड में हुआ, इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को कवर करने वाले हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। जी हाँ, हम ये देखने वाले हैं कि इस एंग्लो नॉर्मन पीरियड में कौन कौन सी साहित्य लिखी गई, कौन से राइटर्स हुए और साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ। तो इसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में। जी हाँ, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं। अब आप एंगल से एंग्लो जानते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये प्रश्न तो मैंने छोड़ ही दिया था कि नॉर्मन्स कौन थे, हु वर नॉर्मन्स। तो चलिए हम देखते हैं, पूरे डिटेल्स में नॉर्मन्स को देखते हैं कि कौन थे। नॉर्मन्स को समझने के लिए एक मैप लेते हैं और उस मैप के आधार पर हम समझेंगे कि नॉर्मन्स थे कौन, कहां से आए थे, किसको नॉर्मन्स कहते थे, क्यों नॉर्मन्स कहते थे। तो चलिए आपके सामने हाजिर है एक विस्तृत मैप। इस मैप में आप देखें तो ये ब्रिटेन है जिसपे यूके लिखा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम। इसमें मेनली 4 पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स को मिला करके यूके कहा जाता है। तो अभी मोटे तौर पे आप समझ लीजिए इसको ब्रिटेन। ओके, और इधर एक हमारे काम का चीज़ है अभी फ्रांस, ये जरूरी का चीज़ है। और ये जो बड़े हाईलाइटेड पार्ट है ये देख लो आप, जिसमें कि नॉर्वे है। ये जो भी नाम अभी आप देख रहे हो, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये आज के दिन में ये नाम है, पहले ये नाम नहीं था। ये पूरा इलाका स्कैंडिनेविया कहलाता था। ठीक है, खैर जो भी हो, हमारे काम का चीज़ ये है कि अब देखिए ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, तो इससे ऊपर की तरफ जो भी होता है मैप में वो नॉर्थ होता है। तो जी हाँ, ये जो हमारा एरिया है ऐसे लिखा हुआ भी है नॉर्थ सी, तो ये जो एरिया हुआ ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ का एरिया हो गया, मीन्स उत्तर दिशा हो गया। करेक्ट। अब आपको मैं बताऊं, इससे पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा था कि
इस एरिया से बहुत सारे लुटेरे, समुद्री लुटेरे, जिसको बोलते हैं सी पायरेट्स, समुद्री लुटेरे, ये क्या करते थे? ये समुद्री लुटेरे आ जाते थे और जहां जो मिलता था उसको लूट लेते थे। यहाँ तक कि इसके ब्रिटेन के किनारे में आकर के बहुत सारा लूट मचाया था उन्होंने। बहुत सारे जो वहाँ उनके मॉन्क थे उस सबको बंदी बना कर ले जाते थे। और ये जो लुटेरे थे उसमें जो फेमस थे वो थे कौन थे? वाइकिंग्स। जी हाँ, आप इससे पहले वाले वीडियो में भी वाइकिंग्स की बात सुने होंगे। वाइकिंग्स, तो वाइकिंग्स कौन थे? लुटेरे थे। और वो बहुत साहसी थे, बोल्ड थे, मरने मारने से नहीं डरते थे और बुरे थे, नो डाउट बुरे थे, बट वो बुरा होकर के भी देशभक्ति सिखा कर गए। बाद में वो देश के लिए लड़ने मरने वाले बन गए। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में अगर पैट्रियोटिज्म की जो हमारे अंदर सेंस होती है, कहीं ना कहीं उनसे सीखने की हमें ज़रूरत है। तो वाइकिंग्स ऐसे लोग थे, हालांकि वो लुटेरे थे। अब क्या होता है ये समझिए। ये वाइकिंग्स यहां से आ गए, यहां कौन आ गए? वाइकिंग्स। अब देखो, वाइकिंग्स आकर के यहां पे लड़ाई करना शुरू कर दिया, फ्रांस में लड़ना शुरू कर दिया। अब उस समय के जो फ्रांस है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, तो उस समय के फ्रांस में इतना परेशान, फ्रांस के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें नहीं करें। उस समय का जो फ्रांस था वो 3 पार्ट्स में मुख्य रूप से बटा हुआ था। चलिए देखते हैं कि उस समय का जो फ्रांस था 3 पार्ट्स में कैसे बटा हुआ था। इसमें आप देखेंगे कि 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक पार्ट ये है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में बट गया। अर्लियर फ्रांस वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, वेस्ट फ्रांसिया, ईस्ट फ्रांसिया एंड साउथ फ्रांसिया। अब देखो, ये चार्ल्स द बाल्ट हमारे काम के नहीं है, हमारे काम के है चार्ल्स थर्ड। ठीक है, ये इससे पहले वाले थे, चार्ल्स सेकंड को चार्ल्स द बाल्ट कहा जाता है। तो जिस समय आपको मालूम है कि इधर नॉर्थ है, ऊपर की तरफ से आपको मालूम है कि ऊपर नॉर्थ होता है, और इधर से वाइकिंग्स आ गए। ठीक है, और वाइकिंग्स आकर के चार्ल्स थर्ड को इतना परेशान करने लग गया, इतना परेशान किया कि चार्ल्स थर्ड को ऐसा लगा कि शांति के लिए इसको कुछ न कुछ भूमि देना चाहिए। और एट लास्ट वाइकिंग्स को चार्ल्स थर्ड ने एक हिस्सा दे दिया। उस समय वाइकिंग्स का जो हेड था, हिज नेम वाज रोलो। रोलो और चार्ल्स थर्ड के बीच में एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी मीन्स संधि। एक संधि हुई और उस संधि के आधार पर वाइकिंग्स को यहां पर एक जगह दे दिया गया। ठीक है, और ये वाइकिंग्स का जगह हो गया। वाइकिंग्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। वाइकिंग्स जो भाषा बोलते थे, वाइकिंग्स की जो लैंग्वेज थी वो थी नॉर्स। वो थी नॉर्स, इसीलिए कहा जाता था नॉर्समैन, या इनको कहा जाता था नॉर्मैन। जी हाँ, तो इस तरह से यहां वाइकिंग्स वाले जगह पे कौन आ गए, कौन कहलाने लग गए? नॉर्मैन। और ये नॉर्मैन जहां जिस जगह पे रहने लग गए उस जगह का नाम पड़ गया नॉर्मैंडी। तो इस तरह से फ्रांस का एक हिस्सा जो वाइकिंग्स को दे दिया गया, जिसकी संधि किसके किसके बीच में हुई? रोलो एवं चार्ल्स थर्ड के बीच में, तो वह एरिया कहलाया नॉर्मैंडी। चलिए इसको देखते हैं। चार्ल्स थर्ड वॉज द रूलर ऑफ वेस्ट फ्रांसिया इन 911। ये सारी घटनाएं कब की है? 911 की है। ठीक है, आफ्टर ए लॉन्ग फाइटिंग, निश्चित रूप से चार्ल्स और वाइकिंग्स के बीच में बहुत फाइटिंग हुई होगी। ए ट्रीटी वॉज मेड, अंत में शांति के लिए एक
संधि किया गया, ट्रीटी किया गया, किसके किसके बीच में? चार्ल्स थर्ड एंड द हेड ऑफ वाइकिंग्स, वाइकिंग्स का जो हेड था रोलो, रोलो के बीच में एक संधि किया गया और इस तरह से नॉर्मैंडी जगह का अस्तित्व हुआ और इस तरह से नॉर्मैंडी जगह बन गया। तो अब आपके दिमाग में यह स्पष्ट हो गया होगा कि ये नॉर्मैंडी कौन सी जगह है फ्रांस के अंदर, ये बना हुआ कैसे है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि नॉर्मैन कौन है। अब स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है ये नॉर्मैंडी। हमारे पास हम दो पार्ट्स में बांट लिया हमने स्पष्ट रूप से, एक ये हो गया ब्रिटेन और एक ये हो गया नॉर्मैंडी। ठीक है, अब आपके दिमाग में जगह का तो क्लियर हो गया, उधर ब्रिटेन है और इधर नॉर्मैंडी है। ठीक है, अब कौन कहां क्या है कैसे है उसके बारे में जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटेन में क्या होता है। 1066 एडी का टाइम है और उस 1066 एडी पे ब्रिटेन में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट हैरोल्ड गॉडविंसन और हैरोल्ड सेकंड। चलिए देखते हैं कि क्या होता है और कैसे वहां के 1066 एडी में कौन शासन थे, कौन क्या करते थे। चलिए, आप देखेंगे कि ये जो ब्रिटेन का मैप है ये एंग्लो सैक्सन्स के टाइम के है। आप इससे पहले वाले वीडियो में रेफर करेंगे तो देखेंगे कि एंग्लो सैक्सन्स पूरे ब्रिटेन को 7 पार्ट्स में बांट दिया था। ठीक है, अब देखो ये मर्सिया है, वेल्स है, वेसेक्स है, ससेक्स है, केंट है, इसेक्स है, तो ये 7 नॉर्थम्ब्रिया मिलाकर के 7 पार्ट्स में बांट दिया था। ठीक है, और प्रत्येक पार्ट का अलग अलग शासक होता था। प्रत्येक पार्ट के जो अलग अलग शासक था उसको कहा जाता था अर्ल। छोटे छोटे जो हिस्सा जो बन गया था उसके शासक को कहा जाता था अर्ल। अब क्या होता है कि यहां पर एक शासक होते हैं जिनका नाम होता है एडवर्ड द कॉन्फेसर। क्या होता है? एडवर्ड द कॉन्फेसर एक शासक है। अब एडवर्ड द कॉन्फेसर के साथ एक समस्या क्या है कि इनके कोई बाल बच्चे नहीं है। आई मीन टू से इनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, नो एयर, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अब कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर इनके बाद शासक कौन बनेगा? तो होता क्या है कि 5 फरवरी 1066 को डेथ आती है किसकी? एडवर्ड द कॉन्फेसर की, जो उस समय इंग्लैंड के शासक होते हैं। ठीक है, आपको ये बात याद कर लेना पड़ेगा कि 5 फरवरी 1066 को डेथ आती है एडवर्ड द कन्फेसर और इसके अपने कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं। मीन्स एडवर्ड द कन्फेसर हैड नो एयर, कोई उसके पास अपना उत्तराधिकारी नहीं होता है। तो फिर होता क्या है? फिर क्या होता है, यहां पर ब्रिटेन में जैसे ही 5 फरवरी को डेथ होती है एडवर्ड की, अब तो वहां पे चाहिए शासक। तो शासक चाहिए तो शासक किसको बनाया जाए? तो यहां जिस तरह से अपने यहाँ पार्लियामेंट होता है जहां पे एक ऑथोरिटेटिव बॉडी बैठते हैं सारा निर्णय लेने के लिए, ठीक उसी तरह से मैं था वाइटन। इस वाइटन में जो भी लोग थे एक वोटिंग करते हैं और उस वोटिंग में हैरोल्ड सेकंड नाम के व्यक्ति को राजा बना दिया जाता है, क्राउन कर दिया जाता है, उसको वहां का शासक बना दिया जाता है। अब ये हैरोल्ड सेकंड को ही क्यों बनाया जाता है, ये कहां से आ गया, ये कौन आदमी है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि कैसे शासन बना दिया गया। 5 फेब को डेथ हुई और 6 फेब को इनको क्राउन कर दिया गया, हैरोल्ड सेकंड को। ठीक है, यह हैरोल्ड सेकंड अब कौन है उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे की बात देखेंगे। यहां पर ससेक्स के एक अर्ल होते हैं कि छोटे से प्रांत के जो शासक होते हैं उसको अर्ल कहा जाता है। इसके जो अर्ल है वो है गॉडविनसन। ससेक्स के अर्ल कौन है? गॉडविनसन। और यहां कौन है? एडवर्ड। आप देखो, एडवर्ड द कन्फेसर, ये इसके फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ मीन्स ससुर, ये इसके फादर इन लॉ है। नाउ गॉडविनसन के बेटा है, सन है कौन? हैरोल्ड सेकंड। ठीक है, तो एडवर्ड का कौन हो गया? एडवर्ड का हो गया ब्रदर इन लॉ, मीन्स शाला। तो अब तो जानते हो, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू की भाई एक तरफ। बट ऐसा हुआ नहीं बेचारे, इन्होंने नहीं सौंपा। इनके मरने के बाद इनके नज़दीकी व्यक्ति हैरोल्ड सेकंड थे, तो वाइटन ने उसके जो अथॉरिटेटिव बॉडी थी वो शासक बना दिया हैरोल्ड को। तो इस तरह से आपको क्या बात समझ में आ गई कि एडवर्ड द कन्फेसर क्या हुआ? उनके वो कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, जिसकी वजह से हैरोल्ड द सेकंड बन गया। हैरोल्ड सेकंड कौन थे ये भी आपको पता चल गया। ही वॉज द लास्ट क्राउन्ड एंग्लो-सैक्सन किंग ऑफ इंग्लैंड। ही वॉज क्राउन्ड 6 जनवरी 1066 आफ्टर द डेथ ऑफ एडवर्ड कन्फेसर। वही बात हमने कह दिया, एडवर्ड कन्फेसर के डेथ के बाद 5 तारीख को डेथ हुई है और 6 को ये किंग बन गए हैं, 6 को हैरोल्ड किंग बन गए हैं। तो आपको ये बात स्पष्ट समझ में आ गई। अब आप समझ गए ये ब्रिटेन है और ये फ्रांस से जुड़ा हुआ नॉर्मैंडी है। आप देखिए अभी दोनों जगह, अब हम लोग बात कर रहे हैं किस समय की? 1066 एडी की। चलिए देखते हैं इस समय क्या होता है। देखिए उस समय ब्रिटेन में कौन होता है शासक? 6 जन 1066 एडी में हैरोल्ड सेकंड वहां के शासक बन गए। ठीक है, अब इधर देखते हैं हम, अगर हम फ्रांस में नॉर्मैंडी में, तो यहां पर शासक कौन है? द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी या विलियम द कॉन्क्वेरर। एक ही व्यक्ति का नाम है, विलियम नाम था, बाद में उसका नाम जब खास करके जब वहां विजेता बन गया तो उसका नाम पड़ गया विलियम द कॉन्क्वेरर। एक दो बातें यहां पे जानना जरूरी है कि ये 911 में नॉर्मैंडी बना था और 1066, काफी लंबा टाइम हो गया। इस बीच ये पूरा एरिया, यहाँ के जो लोग थे वाइकिंग्स, नॉर्मन्स, दे देमसेल्व्स कन्वर्टेड इनटू गुड मेन एंड दे एक्सेप्टेड द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ फ्रांस। हुआ क्या कि ये फ्रांस के कल्चर और सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट करने लग गए। यहाँ के लोगों की शादी फ्रांस के लोगों से होने लग गई, फ्रांस के लोगों की शादी यहाँ से होने लग गई, और ग्रेजुअली जो नॉर्स इसकी भाषा थी वो बदल करके यहाँ के लोग पूरी तरह से फ्रेंच बोलने लग गए। और अब इनकी पहचान एक वाइकिंग्स के रूप में नहीं रख करके एक फ्रेंच मैन के रूप में हो गया। ठीक है, तो ये तब्दीली तब तक आ गई थी। ठीक है, अब देखो होता क्या है। हम देख रहे हैं कि ऊपर ब्रिटेन में उस समय हैरोल्ड सेकंड है और इधर नीचे दक्षिण साइड में, साउदर्न पार्ट में, ठीक है, फ्रांस के नॉर्दर्न पार्ट में विलियम है। अब एक बात दिमाग में आपको सोचने वाली आती है कि ये दोनों, वहां पे उसका शासन चल रहा था, ये इधर शासन था, तो आखिर क्यों नॉर्मन ने इस पे अटैक कर दिया?
नॉर्मन यहाँ के लोग जो थे क्यों अटैक किया, क्या जरूरत थी इसको अटैक करने का उधर? वाई नॉर्मन अटैक्ड ब्रिटेन, दिस इज अ क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। हमने देखा था कि हेरोल्ड बना कैसे था, जो वाइटन थे उसके वोटिंग से हेरोल्ड को बना दिया गया था, लेकिन इनको आपत्ति, नॉर्मंडी के जो ड्यूक थे विलियम, ये कहते नहीं, हम नहीं मानते इस बात को। इन नॉर्मंडी ड्यूक विलियम डिड नॉट अग्री विथ द वोटिंग ऑफ द वाइटन। इनको आपत्ति थी, विलियम जो यहाँ पे थे, यहाँ के शासक, उनको आपत्ति थी कि हेरोल्ड सेकंड को जो वाइटन ने वोटिंग करके राजा बना दिया है, किंग बना दिया है, क्राउंड कर दिया गया है, आई डोंट एग्री विद देम। तो इसलिए कहा कि नहीं, वो गलत तरीके से उसको राजा बना दिया गया है। इसको क्यों आपत्ति थी भाई? विलियम को क्या प्रॉब्लम था? तो विलियम को एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? विलियम इस बात का दावा करता था कि कुछ साल पहले, ये जो विलियम है यहाँ पर जो विलियम है, ये दावा करता है कि कुछ साल पहले जो एडवर्ड यहाँ के शासक थे, एडवर्ड द कन्फेसर, ठीक है, उन्होंने इससे प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? प्रॉमिस ये किया था कि वह अपने मरने के बाद यहाँ का शासक, ब्रिटेन का शासक विलियम को बना देगा। इसलिए इसको आपत्ति थी कि फिर हेरोल्ड सेकंड कैसे बन सकता है। कि विलियम क्लेम दैट years earlier एडवर्ड had promised the crown of England to him। मतलब कि वर्षों पहले जो एडवर्ड द कन्फेसर थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने वादा किया था कि वो अपने बाद, चूंकि उनके पास उत्तराधिकारी नहीं था, तो उन्होंने वादा किया था कि अपने बाद वहां का शासक विलियम को बना देंगे। तो इस बात के लिए उसने उस पर आक्रमण कर दिया। अब सवाल एक और उठता है, क्यों प्रॉमिस करेगा एडवर्ड द कन्फेसर? क्यों प्रॉमिस करेगा? किसको? विलियम को, क्योंकि उसको शासक बना देगा। क्या विलियम का भी कोई रिलेशन था एडवर्ड से? क्वेश्चन इज, हैड विलियम एनी रिलेशन विथ एडवर्ड द कन्फेसर? तो जवाब है हाँ, और रिलेशन था। क्या रिलेशन था? चलिए व्यापक रूप से देखते हैं। ये देखो एडवर्ड द कन्फेसर है, ये हो गए एडवर्ड द कन्फेसर भाई साहब, और इधर हो गए विलियम द कॉन्क्वेरर। हालांकि जीतने से पहले उनका नाम विलियम ही था, ठीक है, ये विलियम हो गए। अब ये दोनों में क्या रिलेशन है आप खुद देख लीजिए। एडवर्ड द कन्फेसर की मां थी ईमा, ठीक है, और विलियम द कन्फेसर के ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, समवट रॉबर्ट थे, खैर जो भी हो, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके ग्रैंडफादर थे, और इसके ग्रैंडफादर की ईमा जो थी वो थी सिस्टर। तो आप समझ लो, हालांकि दूर के रिलेटिव थे, लेकिन इस तरह से इनका भी तो इससे रिलेशन हो गया। एक समय था जब ये एडवर्ड द कन्फेसर विलियम के पास आए हुए थे। इसके पीछे भी लंबी कहानी है क्यों आए थे, बट दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो एडवर्ड द कन्फेसर एक समय के लिए विलियम के पास आए हुए थे। तो विलियम के पास जब आए थे तो उसी दौरान एडवर्ड कन्फेसर ने विलियम से कहा था कि देखो भाई, हमारे पास तो कोई उत्तराधिकारी है नहीं, मेरे मरने के बाद तो कोई है नहीं, तो ऐसा है कि मैं जब मरूंगा तो तुम्हें ही मैं अपना सारा शासन दे दूंगा। तो इसी वजह से विलियम के मन में बैठा हुआ था कि जैसे ही उनकी डेथ होगी तो ये दावा करेगा और इनको शासन मिल जाएगा विलियम को। लेकिन 5th of Feb को डेथ होती है, और 6th के हूँ, 6th जस्ट नॉट वेरी फार अवे, जस्ट नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे क्या किया जाता है, वाइटन वोटिंग करवाती है और हेरोल्ड सेकंड को किंग बना देता है। इस बात की खुंदक विलियम में आ जाती है और विलियम
वार करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि क्या कहानी है, क्यों लड़ाई किया, क्या कारण है कि विलियम ने ब्रिटेन पे आक्रमण बोला। तो इस तरह से आप एक लाइन में समझ लीजिए, ईमा वॉज एडवर्ड्स मदर एंड सी वॉज विलियम्स ग्रैंडफादर सिस्टर। पेनफुल लाइफ ऑफ हैरोल्ड। देखो लाइफ जो हैरोल्ड का था, बेचारा हैरोल्ड कह सकते हैं हम, उसकी ताजपोशी होती है और ताजपोशी होने के कुछ ही दिनों बाद उसे युद्ध लड़ना पड़ता है और अंततोगत्वा वो मारा भी जाता है। तो चलिए देखिए कैसे युद्ध होती है, कहाँ कहाँ युद्ध होती है, वो देख लेते हैं। ये देखो लंदन है, यहाँ पर आप जानते हो कि 6 फेब को 1066 में क्राउंड किया जाता है। किसको? हैरोल्ड सेकेंड को। और इस बेचारे को बहुत ज़्यादा दिन बीतता नहीं है, ये देखो बैटल ऑफ फॉलफोर्ड लड़ना पड़ता है। हैरोल्ड सेकेंड का एक भाई होता है जिसका नाम होता है टॉस्टिंग गॉडविंसन, वो जाकर के दुश्मन से मिल जाता है और यहाँ लड़ाई करनी पड़ती है। फिर यहाँ लड़ाई करनी पड़ती है, फिर 1 अक्टूबर में जाकर के यहाँ लड़ाई करनी पड़ती है। तो ये जो हैरोल्ड सेकेंड होता है, लड़ लड़कर, हालांकि इस सब में उन्होंने विक्ट्री प्राप्त की होती है, लेकिन लड़ लड़ करके बहुत थक चुका होता है, परेशान हो चुका होता है। इसी बीच क्या करता है, आपको मालूम है कि इधर फ्रांस है, जब तक इधर लड़ रहा होता है तब तक फ्रांस से विलियम जो है, यहाँ विलियम है, अपनी सेना को इकट्ठा कर लेता है पिवेंसी में। और जैसे ही विलियम यहाँ पे काफ़ी पैमाने पे, काफ़ी संख्या में सेना इकट्ठा हो जाती है, और ये जो जगह है यह है हास्टिंग्स जगह है। यहाँ पर जब हैरोल्ड सेकेंड से लड़ाई होती है, हैरोल्ड सेकेंड हालांकि बहुत कोशिश करता है जीतने की, वह पहले से लड़कर थक चुका होता है, टूट चुका होता है, और उसकी हत्या कर दी जाती है, मार दी जाती है। हैरोल्ड सेकेंड, उसकी जीवन लीला समाप्त हो आती है, एक पीरियड इतिहास में समाप्त हो आता है, और अब यहाँ पर शासन हो आता है विलियम का, और तभी से विलियम द कन्क्वेरर का नाम पड़ जाता है, जो वास्तव में ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी रहता है। हालांकि अब देखो 14 अक्टूबर को उसकी डिफीट हो आती है, इतना आसानी से उसको क्राउंड नहीं किया जाता है, वहाँ पे आपस में लोगों का जो विरोध होता है उसकी वजह से, लेकिन एट लास्ट 25 दिसंबर को उसको क्राउंड किया जाता है। हालांकि उसके बाद भी जो विलियम द कॉन्करर होता है उसको बहुत सारे विरोध झेलना पड़ता है, बट ही वॉज द किंग, सो ही वॉज। अब आपने देख लिया कि किस तरह से जो हम, जहाँ कल तक एंग्लो सैक्सन का पीरियड था, एंग्लो सैक्सन्स का राज था, वो एंग्लो सैक्सन्स का राज 1066 में ख़त्म हो जाती है, और 1066 में इनफैक्ट फ्रॉम द 14 अक्टूबर अब जो शासन शुरू होती है वो एंग्लो नॉर्मन्स की होती है। क्यों एंग्लो नॉर्मन्स कहते हैं? क्योंकि एंगल्स ही सब, तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उसमें सब मिक्सड अप होते हैं एंगल्स, तो इसलिए वो एंग्लो कहलाते हैं। और नॉर्मैंडी के लोग जो वाइकिंग्स थे, जो फ्रेंच बन गए थे, ये लोग मिल करके अब इस पर शासन करते हैं, तो इसलिए इस पीरियड को कहा जाता है एंग्लो नॉर्मन्स। और इस तरह से आपका एंग्लो नॉर्मन्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने दे दिया, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक तो करेंगे ही, मुझे पता है, और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके लिटरेरी पार्ट को।